नमस्ते छात्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। देखिए, हम इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 8 जो है सत्र क्रमांक 4 अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इसके बारे में विस्तार से चर्चा शुरू की है। इसके पहले के हफ्ते में मैंने आपको हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद जो 7वां टॉपिक है अनुवादक के गुण, इसके ऊपर के 4 लेक्चर मैंने आपको भेजे थे और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो देखे होंगे। और मैंने वहाँ पर ये भी कहा था कि ये टीवाई के पाठ्यक्रम में भी ये मुद्दा होने के कारण उसके लेक्चर जो है आपको भी लागू हो जाते हैं। तो मैंने जो सूचना दी गई थी उसके अनुसार आपने उस लेक्चर को देखा होगा। पाठ्यक्रम में लगभग 9 के करीब हमारे टॉपिक है। सत्र क्रमांक 4 की अगर बात की जाती है तो 9 टॉपिक हमें पढ़ने हैं और इसमें पहला टॉपिक जो है अनुवाद के क्षेत्र को लेकर आता है, अनुवाद के विविध क्षेत्र। मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे पास ऑनलाइन परीक्षा जब शुरू होगी, शायद मई के महीने में शुरू हो जाएगी, वहां तक जाते जाते हमारे पास पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें से नोट्स के रूप में आपके पास जो मौजूद टॉपिक है वो तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ आशंका है, प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि सर, हमारे पाठ्यक्रम में या हमारे पास जो नोट्स है उसमें कुछ टॉपिक की कमी है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो आपके पास नहीं है उसको ही थोड़ा सा लेक्चर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अर्थात पाठ्यक्रम के सीक्वेंस के आधार पर या जो क्रम जो दिया गया है 1 2 3 4 5 7 8 9 इस रूप में, उसके बजाय हम पाठ्यक्रम में जो मौजूद टॉपिक है वो आपके पढ़ने के लिए आपके पास जो नहीं है, आप स्वयं जिसको पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, ऐसे टॉपिकों की चर्चा मैं विशेष तौर पर इन लेक्चरों में करने वाला हूं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे जैसे ये टॉपिक हमारे होते जाएंगे तो वैसे वैसे सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास जो सामग्री उपलब्ध नहीं है या जो आप स्वयं पढ़ने के बाद टॉपिक समझ नहीं सकते, ऐसे टॉपिकों की हम चर्चा पहले करेंगे, बाद में हम विस्तार से एक एक करके टॉपिक देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहला जो टॉपिक है अनुवाद के विविध क्षेत्र, जिसमें कार्यालयीन, तकनीकी, साहित्यिक, मानविकी, संचार माध्यम, विज्ञापन, वाणिज्य और वैज्ञानिक, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के नाम वहां पे गिनाए गए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये इसके ऊपर हमारे लाइब्रेरी में जो किताबें उपलब्ध है अनुवाद के संदर्भ में, उन सभी किताबों में इसके ऊपर ये मुद्दे जो है आपको विस्तार से लिखे हुए दिखेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि ये अनुवाद के विविध क्षेत्र ऐसा मुद्दा दिया है और उसमें लगभग 8-9 के करीब जो है क्षेत्र बताए गए हैं। तो वो सभी के सभी क्षेत्र किसी एक ही किताब में मिलेंगे ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको 2 3 4 किताबें देखनी पड़ेगी और उसमें जाकर ये पूरे 8 मुद्दे जो है आपको वहां पे उसको मिल जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा जो है पढ़ने के बजाय आप तो पढ़ते रहिएगा किताब लेकर, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने अनुवाद को इसके पहले समझ लिया है तो उसके आधार पर सोचने की कोशिश करेंगे। तब कार्यालयीन अनुवाद क्या हो सकता है, तकनीकी अनुवाद क्या हो सकता है, साहित्यिक अनुवाद कैसे होता है, मानविकी अनुवाद क्या है, ऐसे जो भी कुछ मुद्दे दिए हैं, जो भी कुछ क्षेत्र दिए हैं, उसको लेकर प्रश्न करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उस प्रकार का वो जानकारी जो है, उस प्रकार की जानकारी जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये टॉपिक जो है ज्यादा कठिन नहीं है, आप अपने स्वयं के अध्ययन के आधार पर भी इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पास जो सामग्री नहीं है वो टॉपिक पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आसानी रहेगी, क्योंकि आप स्वयं खुद पढ़कर जो टॉपिक समझते हैं या उसको लिख सकते हैं परीक्षा में, या उसके ऊपर जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हल कर सकते हैं। तो उन टॉपिकों को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। तो ये अनुवाद के विविध क्षेत्र जो है, ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि से ज्यादा कठिन नहीं है।
आप खुद पढ़ेंगे तो ये फिर भी आप उसको समझ सकते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है अनुवाद की समस्याएं, इसको भी हम विस्तार से लेने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा नया है। क्योंकि बीए के स्तर पर जब हमने अनुवाद को लेकर कुछ पढ़ाई की थी या उसके बारे में चर्चा की थी, तब इसमें ये टॉपिक नहीं था। तब वहां पे साहित्यिक अनुवाद करते समय क्या क्या समस्याएं निर्माण होती है, किस प्रकार अनुवादक के सामने प्रश्न चिन्ह निर्माण होते हैं, और अनुवादक जो है उस अनुवाद को करते समय किन स्थितियों से गुजरता है, ये अनुवाद की समस्याएं नामक जो दूसरा टॉपिक है, इसमें हम वो देखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज जो हम मशीनी अनुवाद को लेकर जो चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद उसकी चर्चा हम शुरू करेंगे। तो साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं, कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं, तकनीकी अनुवाद की समस्याएं, अर्थात यहाँ पे विविध क्षेत्र जो पहला टॉपिक दिया गया है उसी को लेकर ये समस्याएं रूपी जो टॉपिक बनाया गया है वो वहां पे हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने अगर अनुवाद के विविध क्षेत्र ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया, तब आपको अपने आप जो है अनुवाद की समस्याएं वाला दूसरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्र बदलने के कारण सामग्री बदलती है, और सामग्री जब बदलती है तो वहां पे निर्माण होने वाली समस्याएं भी थोड़ी सी बदलती है। तो इसलिए दूसरे टॉपिक को समझने के लिए पहले टॉपिक को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्योंकि वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यालयीन अनुवाद में कौन सी सामग्री होती है, तकनीकी अनुवाद में किस प्रकार की सामग्री होती है, साहित्यिक अनुवाद कैसे होता है, तभी जाकर हम साहित्यिक अनुवाद की समस्या से रूबरू हो सकते हैं, या साहित्यिक अनुवाद को हम उसकी समस्याओं से हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री क्या है, उसको भी करते समय क्या क्या समस्याएं आती है, तकनीकी अनुवाद के साहित्य की या तकनीकी साहित्य जो होता है उसके अनुवाद की समस्याएं क्या क्या है। अर्थात ये विभिन्न जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मौजूद जो सामग्री होती है उन सभी का अनुवाद करते समय क्या क्या समस्याएं उभरती है, इसके ऊपर ये दूसरा टॉपिक जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो पहले टॉपिक के ऊपर ही दूसरा टॉपिक निर्भर होने के कारण मुझे लगता है कि आपने अगर पहला टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया तो अपने आप जो है आपको दूसरा टॉपिक जो है समस्याएं वाला समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है अनुवादक के उपकरण, जिसको साधन भी कहते हैं। देखिएगा कि अनुवाद जो है भाषिक स्तर पर चलने वाला कार्य है, और वहां पे होता यह है कि अनुवाद में मुख्यतः दो भाषाएं काम करती है, और दो भाषाएं काम करने के कारण अनुवादक मूल भाषा जो भी कुछ है उसको भी समझता है, और लक्ष्य भाषा या अनुदित पाठ जो होता है उसको भी समझता है। तो इसलिए वो काम करते समय या उस कार्य को पूर्ण करते समय अनुवादक के पास कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन से साधन चाहिए, कौन कौन से उपकरण चाहिए, तो उसको लेकर ये टॉपिक जो है हमारे सामने आता है। और इसमें विशेषतः भाषिक स्तर पर कार्य चलने के कारण कोशों से संबंधित साधन जो है या कोशों से संबंधित उपकरण जो है हमें लगते हैं। तो इसमें द्विभाषी कोश, त्रिभाषी कोश, पर्यायवाची कोश, वर्णनात्मक कोश, समाजशास्त्रीय कोश, सूचियां, विषय विशेष के ग्रंथ, कंप्यूटर, उक्त साधनों के उपयोग में सावधानी, अर्थात ये मध्य जो है इस टॉपिक में दिए गए हैं। अनुवाद करते समय अनुवादक को जिन साधनों की जरूरत पड़ती है, जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में विस्तार से जो है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसको भी हमें विस्तार से देखना जरूरी है। ये आपके लिए नया टॉपिक है, आपके लिए आपके पास शायद इसके ऊपर नोट्स भी उपलब्ध होंगी, लेकिन मैं अपनी ओर से इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला चौथा जो टॉपिक है वो अनुवाद पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन। अब ये जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगता है कि दुनिया भर से बहुत सारे रचनाओं के अनुवाद होते हैं, लेकिन वो हुए जो अनुवाद है उसका मूल्यांकन, उसका परीक्षण जो है करने की व्यवस्था जो है आज तक अनुवाद के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुवाद पुनरीक्षण, अनुवाद संपादन, अनुवाद मूल्यांकन ये टॉपिक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी अनुवादक ने जो अनुवाद किया होता है मूल रचना के साथ उसने न्याय किया है या नहीं, मूल रचना के साथ उसने ईमानदारी से बर्ताव किया है या नहीं, या अपनी प्रतिभा या अपने को ही वहां पे ऊंचा दिखाने के लिए अनुवादक ने मूल रचना में तो हेरफेर नहीं की है या फेरफार नहीं की है, तो इसकी जांच पड़ताल जो है होनी जरूरी है।
और यही जांच पड़ताल जो है अनुवाद मूल्यांकन, अनुवाद पुनरीक्षण या अनुवाद संपादन इस टॉपिक के भीतर हम देखने वाले हैं। और ये जांच पड़ताल जो है अनुवादित पाठ की जो जांच पड़ताल की जाती है या उसका मूल्यांकन किया जाता है वो किस निकष के आधार पर किया जाए या किस ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम अनुदित हुए पाठ को जो है मूल्यांकित कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी टॉपिक हम विस्तार से देखने वाले हैं। पांचवा टॉपिक जो है अनुवाद की सार्थकता, प्रासंगिकता एवं व्यावसायिक परिदृश्य। ये टॉपिक ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें सिर्फ विस्तार से जो भी कुछ दिया गया है इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, किताबों में ये मुद्दा मिलेगा आपको। अनुवाद सार्थकता, प्रासंगिकता एवं व्यावसायिक परिदृश्य, इसका मतलब ये है, ये 5 नंबर जो टॉपिक है, अनुवाद की सार्थकता हमारे लिए कितनी है, अनुवाद हमारे लिए कितना उपयोगी है, अनुवाद हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। अर्थात ये मुद्दा जो है हमारे सामने अनुवाद की उपयोगिता को लेकर, अनुवाद की सार्थकता को लेकर यहाँ पे विस्तार से जानकारी लाएगा। और प्रासंगिकता के बारे में ये भी हम कह सकते हैं कि आज के दौर में ये अनुवाद रूपी जो कुछ क्षेत्र उभर रहा है या अनुवाद रूपी जो भी कुछ स्थितियां बन रही है ये हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है। हम आज के दौर के अनुवाद के कारण क्या क्या सिद्ध कर पाए हैं या क्या क्या हमारे कार्य पूर्ण कर पाए हैं, ये कितना प्रासंगिक है, ये कितना सही है और ये कितना हमारे लिए सहायक है, इसकी भी चर्चा जो है अनुवाद प्रासंगिकता के मुद्दे के भीतर हम करेंगे। और अंतिम मुद्दा इसमें दिया है व्यावसायिक परिदृश्य 5 नंबर टॉपिक में। व्यावसायिक परिदृश्य से तात्पर्य यह है कि ठीक है, हमने अनुवाद का सैद्धांतिक पक्ष देख लिया है, अनुवाद को भलीभांति समझ लिया है, अनुवाद पर हमने गहन अध्ययन किया है और इसके पश्चात हमें क्या करना है। तो व्यावसायिक परिदृश्य के मुद्दे के भीतर हम वहां पे ये कर सकते हैं कि अनुवाद को एक व्यवसाय के तौर पर भी हम अपना सकते हैं, अनुवाद को रोजगार के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। अनुवाद व्यवसाय की दृष्टि से, अनुवाद रोजगार की दृष्टि से उसको कैसे अपनाएं, किस प्रकार अपनाएं और उसमें कितनी कमाई होती है, आमदनी कितनी होती है, ये सभी बातें जो है व्यावसायिक परिदृश्य इस मुद्दे के भीतर थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। अगला जो 6 नंबर का टॉपिक है अनुवाद लिप्यंतरण, आवश्यकता एवं समस्याएं। देखिए, अनुवाद विशेषता 2 भाषाओं को लेकर चलता है, तो 2 भाषाओं की अपनी अपनी जो भाषिक व्यवस्था है, संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पे कुछ स्थितियां या कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो मूल भाषा में तो मिलेंगे लेकिन लक्ष्य भाषा में उसके लिए पर्यायी शब्द वहां पे उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसे समय में अनुवादक को अनुवाद का लिप्यंतरण करना पड़ता है। लिप्यंतरण से तात्पर्य यह है कि सिर्फ लिपि को बदल दिया जाता है। लिपि को बदलना मतलब रोमन में लिखी हुई बात को सिर्फ हिंदी में लिख देना, अर्थात रोमन की लिपि को देवनागरी में लिख देना। ये लिप्यंतरण की प्रक्रिया जो है अनुवाद में करनी पड़ती है, उसकी कितनी आवश्यकता है और लिप्यंतरण करते समय क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इसको लेकर ये मुद्दा जो है या ये टॉपिक जो है हमारे सामने, हम उसको विस्तार से देखने वाले हैं। ये भी टॉपिक हमारे लिए जरूरी है। अगला टॉपिक मैंने आपको लेक्चर के जरिए वहां पे भेज दिया अनुवादक के गुण के रूप में, तो उसके ऊपर जो भी कुछ 4 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, इसको लेकर आपको कुछ पूछना है या उसके बारे में कुछ संदेह है, प्रश्न है, आशंका है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अनुवादक के गुण के बारे में थोड़ा सा मुझे पूछेंगे तो मैं और अधिक विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि आपने जो 4 लेक्चर मैंने भेजे थे उसको सुना होगा और उस लेक्चरों के आधार पर आपने उस मुद्दे को भी समझ लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ प्रश्न है तो मुझे आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर जो टॉपिक है हमारा हुआ है। अभी आज हम जो है 8 नंबर टॉपिक जो है मशीनी अनुवाद, जो आपके पास शायद नोट्स के रूप में भी नहीं है और मुझे कुछ छात्र मिले थे, उन्होंने ये भी कहा कि मशीनी अनुवाद के ऊपर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो मैं आज के दिन में जो है मशीनी अनुवाद, ये जो टॉपिक है 8 नंबर का, इसको लेकर विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा, उसको थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अंतिम मुद्दा जो है अनुवाद से संबंधित संस्थाएं, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम भविष्य में अनुवाद को रोजगार के रूप में, व्यवसाय के रूप में अगर अपनाना चाहते हैं तो इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षण की संस्थाएं जो है कहाँ पे है, किस प्रकार से वहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पे वो कितने कालावधि के लिए, कितने समय के लिए वो प्रशिक्षण चलता है, ये सभी बातें जो है इस मुद्दे के भीतर 9 नंबर टॉपिक के भीतर जो है हम देखने वाले हैं।
और अंतिम पाठ्यक्रम में जो मुद्दा दिया है, घ बोल के दिया है, व्यवहारिक अनुवाद, ये जो है जब आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, या मुझे लगता है कि इस कोरोना के काल के कारण वहाँ पे शायद सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होने वाली है। अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है, जो हमारे लिए जो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पे व्यावहारिक अनुवाद इस टॉपिक के अंतर्गत या इस भाग के अंतर्गत जो है मराठी और अंग्रेजी का कोई तो गद्य खंड आपको दिया जाएगा, परिच्छेद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हिंदी में उसका अनुवाद कीजिएगा। मुझे लगता है कि टीवाई के स्तर पर आपने परीक्षा में ये प्रश्न जो है छुड़ाया है, आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपको मराठी में दिया हुआ जो भी कुछ पाठ है या गद्य खंड है उसको ही अनुवादित करना है हिंदी में। तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक अनुवाद वाला जो पक्ष है वो ज़्यादातर आपकी ऑफलाइन जब परीक्षा होगी उस दौरान आपके लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन अनुवाद के संदर्भ में आपने ये पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद अंतिम समय में ऐसा काम कीजिएगा कि ये मैंने सभी अनुवाद के बारे में जानकारी हासिल की है, अनुवाद के बारे में जो भी कुछ विद्वानों में विषय प्रस्तुति या विवेचन किया गया है उसको मैंने अब ग्रहण किया है। अब वो ज्ञान की जो जांच है हमें करनी जरूरी है। तो एक बार क्या कर लीजिएगा, एक दो बार अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने हद तक या कितने प्रतिशत तक जो है दी हुई सामग्री का अनुवाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस मुद्दे के भीतर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको अभ्यास की जरूरत है। आप जब इसको करने की कोशिश करेंगे आपको ये महसूस होगा कि अनुवाद करना लगता तो आसान है, लेकिन जब उसको हम करने के लिए बैठते हैं वो थोड़ा सा कठिन बन जाता है, क्योंकि सामने आई हुई सामग्री में प्रस्तुत जो शब्द होते हैं उन शब्दों के लिए हमारे पास पर्याय के रूप में जो शब्द आते हैं उसमें से कौन सा शब्द चुना जाए। तो शब्द चयन की जो समस्या है ज़्यादातर वहाँ पे हमारे सामने आ जाती है। और शब्द चयन की समस्या क्यों उभरती है, क्योंकि हमारे पास अगर शब्द संग्रह नहीं है तो वहाँ पे ये दिक्कत वहाँ पे आती है। तो दूसरा जो टॉपिक हमारा इस पाठ्यक्रम में जो है उसको तो हम समस्या के रूप में देखने वाले हैं, साहित्यिक अनुवाद करते समय क्या क्या समस्या आती है। तो ये समस्याएं जानने के बाद भी आपको अनुभव होगा कि मेरे साथ भी लगभग वही समस्याएं उभर रही है। तो विद्वानों के चिंतन से जो भी कुछ समस्या के समाधान बताए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 9 टॉपिक जो है हमें पढ़ने हैं। इसमें से एक टॉपिक हमारा हुआ है 7 नंबर का, अनुवादक के गुण। आज मैं 8 नंबर का जो टॉपिक है मशीनी अनुवाद, इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तो अगले लेक्चर में मैं मशीनी अनुवाद को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ये लेक्चर सुनना मत भूलिए। अगले लेक्चर में मशीनी अनुवाद के ऊपर जो भी जितने भी लेक्चर बनेंगे वो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद आपको मशीनी अनुवाद के रूप में जो भी कुछ प्रश्न है, संदेह है या आशंकाएं है वो अपने आप हल होगी। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि अभी के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं मशीनी अनुवाद जो है उसको लेकर उपस्थित रहूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।